ज़्यादा लाज के ऊपर और उसके बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर साथ साथ में। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। ये वीडियो है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 100 जो 2024 में एक ऑर्डर निकला है, गवर्नमेंट ऑर्डर है ये, जो क्या करेगा कि जो 1965 के जो रिफ्यूजीज हैं, 1965 के जो रिफ्यूजी हैं उनको देगा राइट देगा, मालकाना राइट देगा, जबकि मिल्कियती राइट देगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर रेफरेंस कुछ ऑर्डर के रेफरेंस लिए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स लिए हुए हैं, और तो उनको गवर्नमेंट ऑर्डर्स को देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि इसका गाइडलाइन क्या है, किस तरीके से ये लगेगा और राइट देगा, किस किस को राइट मिलेंगे, और लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो ऑर्डर जो है, ये जो ऑर्डर है इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 100। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 100 2024 2 अगस्त 2024 को ये ऑर्डर पास हुआ है। और ये जो ऑर्डर है ये देगा मिल्कियती राइट 1965 के जो रिफ्यूजी है, सिर्फ 1965 के जो रिफ्यूजीज हैं, जहाँ जिनको हम डिस्प्लेस पर्सन कहते हैं, उनको मिलेंगे ओनरशिप राइट। क्या मिलेंगे? ओनरशिप राइट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सिर्फ स्टेट लैंड के ऊपर। 1965 का जो रिफ्यूजी है, हो सकता है उसको स्टेट लैंड अलॉट हुई हो, और हो सकता है कि उसको अवैक्यू प्रॉपर्टी, अवैक्यू लैंड, जहाँ अवैक्यू प्रॉपर्टी जिसको कस्टोडियल लैंड भी कहते हैं, तो आम लोग मदरुका ज़मीन भी कहते हैं, और महाजरीन की अराजी भी कहा जाता है। तो वैक्यू लैंड, कस्टोडियल लैंड कह सकते हो। तो ये अगर ये वैक्यू लैंड किसी को अलॉट हुई होगी, ये ऑर्डर उसके साथ डील नहीं करेगा। स्टेट लैंड अगर अलॉट हुई है किसको? रिफ्यूजी 1965 वाले को। और रिफ्यूजी जो है वो 1947 वाले भी हैं, 1965 वाले, 1971 वाले, 1971 वाले, और WPR बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, ये है। ये जो ऑर्डर है ये डील करेगा 1965 वाले के साथ, 1965 वाले रिफ्यूजी के साथ, और अगर उसको स्टेट लैंड अलॉट हुई है तो उसके साथ। मे भी उसको स्टेट लैंड अलॉट हुई हो और वैक्यू लैंड अलॉट हुई हो, दोनों हो सकती हैं, जहाँ दोनों में से एक हो सकती है। अगर उसको स्टेट लैंड अलॉट हुई होगी तभी उसको राइट मिलेंगे, किस पे? ओनरशिप के, मिल्कियती राइट। तो ये जो एक्ट है, ऑर्डर है, ये रेफरेंस लेता है किसका? ऑर्डर नंबर 578 सी, जिससे अलॉट हुई है ज़मीन लोगों को। ये जो 578 सी है, 578 सी, इसके लिए मैंने अलग एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको देखने के लिए। उसके बाद एक और ऑर्डर है 254 सी, जिससे मिल्कियती राइट मिलते हैं। ये भी, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, वो भी, ये दोनों वीडियो मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसकी गाइडलाइन जो है कि किस तरीके से 1965 के रिफ्यूजी जो है उसको ओनरशिप राइट मिलेंगे, मिल्कियती राइट मिलेंगे, मालिकाना हक जिसको कहा जा सकता है, मालिकाना हक जो मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे, क्या प्रोसीजर है उसका, वो देखते हैं हम इस। जो भी एलिजिबल पर्सन्स होंगे वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे किसको? कंसर्न तहसीलदार को। 1965 का रिफ्यूजी, 1965 का रिफ्यूजी जो है, जिसको स्टेट लैंड अलॉट हुई हो, प्रॉपर अलॉटमेंट हुई हो जिसको, वो क्या करेगा? एक एप्लीकेशन देगा। कंसर्न तहसीलदार साहब जो भी होंगे उनको एक एप्लीकेशन देंगे, और कुछ उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए जो शो करता है कि उस रिफ्यूजी को ज़मीन क्या हुई है? अलॉट हुई है, ज़मीन अलॉट हुई है उस रिफ्यूजी को, जहाँ उसने डिस्प्लेस्ड पर्सन को, ठीक है। वो आदमी सिंगल भी हो सकता है एक आदमी ए है, उसको ज़मीन अलॉट हुई है, जहाँ A+B 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ हो सकता है ए की डेथ हो गई, उसके बाद उसके लीगल हायर्स
लीगल हायर्स हो सकता है आगे 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, है ना, तो लीगल हायर्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो ओरिजिनल लाठी अगर वो खुद है जिसको अलॉटमेंट हुई है वो अप्लाई कर सकता है, जहाँ उसके लीगल हायर्स इन केस ऑफ अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके केस में जो लीगल हायर्स होंगे उसके जो उसके बच्चे होंगे, जो वाइफ होगी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करेंगे जो अलॉटमेंट हुई है उसका डॉक्यूमेंट, अलॉटमेंट ऑर्डर प्लस रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री हुई होनी चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री, यानी कि एक अलॉटमेंट ऑर्डर, दूसरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री कहाँ हुई है, वो एक एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं जिसको नकल वगैरह वो यूज़ हो सकती है। ठीक है, मतलब ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो ये शो करेगा कि अलॉटमेंट हुई है डिस्प्लेस पर्सन को, तो उस केस में वो देगा अलॉटमेंट ऑर्डर प्लस रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री हुई होती है रेड कलर से, वो देगा, उसकी एक एक्सट्रैक्ट नकल ले करके वो लेगा। आमतौर पे ये गिरदावरी नकल होती है, गिरदावरी की एक्सट्रैक्ट। तो डॉक्यूमेंट अगर वो लाठी खुद जिंदा है तो वो खुद अप्लाई करेगा, अगर लाठी जिंदा नहीं है तो उसके लीगल हायर्स जो है उसके बेसिस पे वो करेंगे। दूसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट शोइंग दैट लैंड वाज अलॉटेड टू द डिस्प्लेस्ड पर्सन एंड दे आर देयर लीगल हायर्स इज अंडर देयर पर्सनल। दूसरी बात ये है कि ज़मीन जो है अंडर पर्सनल कल्टीवेशन होनी चाहिए, खुद कास्ट होनी चाहिए कि खुद वो, क्योंकि जो अलॉटमेंट हुई है ज़मीनों की ये हुई है अलॉटमेंट हुई है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो वो जब से उसको अलॉट हुई है तब से वो उसको काश्तकारी कर रहा होना चाहिए, वो अलॉटी खुद जो भी है डिस्प्लेस पर्सन ऑफ 1965 का जो भी है वो खुद जहाँ उसके लीगल हायर्स के थ्रू पर्सनल उनकी पर्सनल कल्टीवेशन में होनी चाहिए, खुद का जाति कास्ट में होनी चाहिए। फैमिली का कोई भी मेंबर जो है उसको काश्तकारी कर रहा होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि अलॉटी कोई ऐसा अलॉटमेंट का ऑर्डर देगा, दूसरा रेवेन्यू कार्ड में जहाँ एंट्री हुई है वो देगा, तीसरा अभी जो है जब से अलॉटमेंट हुई है आज तक यानी कि करंट टाइम की भी एक एक्सट्रैक्ट लगेगी। यानी कि अगर हम इन दोनों पॉइंटों को समझे तो नंबर 1 एक देना होगा अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी, दूसरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलॉटमेंट की एंट्री हुई होगी, जब जाहिर है 65 के बाद ही हुई, 1965 में या 1970s में वहाँ पे एंट्री हुई, वो कॉपी और एक करंट कॉपी अभी की कॉपी। ये मोटा मोटी अगर देखें इन चीज़ों को तो ये 3 चीज़ें ये मांगता है, एक अलॉटमेंट ऑर्डर और उस समय जो अलॉटमेंट की कॉपी एंट्री जो हुई रेवेन्यू कार्ड में वो, और आज की डेट की जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट वो। ठीक है, 3 चीज़ें सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट इन केस ओरिजिनल लाठी की डेथ हो गई है, तो जैसे मैंने पहले बता दिया अगर मानो अगर ओरिजिनल लाठी जो है उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो राइट मिलेंगे, उसके जो लीगल हायर्स होंगे, अगर तो वो लाठी हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो उसके आगे बच्चे होंगे, जब वाइफ होगी उसको जाएगी ज़मीन। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से हो सकता है अगर लाठी मुस्लिम है, अगर कोई और है तो उसी एक्ट के हिसाब से जैसे भी उनकी फैमिली को ट्रांसफर हुई होगी उस फैमिली को क्या होगा, राइट्स मिल जाएंगे, उस फैमिली को ओनरशिप राइट, लीगल हायर्स को ओनरशिप राइट मिल जाएंगे, यानी कि ओनरशिप राइट उनको मिल जाएंगे उसकी जो भी उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके जायज़ वारसान जिसको कह सकते हैं, जो उसके बच्चे यानी कि बेटे बेटियां और वाइफ जो भी है, उसको एक एफिडेविट देना होगा दैट नो लीगल हायर अमिटेड। एक एफिडेविट देगा अगर मानो अगर एक आदमी के 2 बेटे ए बी और एक बेटी है सी और एक उसकी वाइफ है डब्ल्यू विडो, वो एक एफिडेविट देगा कि उसने जो भी लीगल हायर्स हैं उसमें से किसी को छोड़ा नहीं है। एक तो ये होगा। दूसरा, उन्होंने स्टेट की कोई प्रॉपर्टी, स्टेट लैंड, काचराई लैंड, गवर्नमेंट लैंड या कोई कॉमन लैंड जो है वो इनक्लोज